नमस्ते। मेरा नाम संदीप। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। और चूंकि लास्ट डिस्कशन जो हमारा था वो काफ़ी लंबा गया और उसी डिस्कशन के दौरान हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, माइंडफुलनेस। सो हमें लगा कि क्यों ना हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लंबा डिस्कशन करें। और चूंकि ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं इस टॉपिक पे बहुत सारा रिसर्च कर रहा था और मैं जानना चाह रहा था इस टॉपिक के बारे में। तो मुझे लगा कि बहुत कम कंटेंट है और बहुत कम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं डॉक्टर ज्योतिका तनेजा जी के साथ हूँ और साथ ही मेरे साथ हैं अमित चंद्रा जी। और इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ज्योति जी का तरफ आता हूं और हम सबसे पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी क्या थी, वो अभी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। नमस्ते। मैं सोशल वर्क बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है एंड एमएसडब्ल्यू के बाद मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया। एजुकेशन की फील्ड में भी काम किया, रिसर्च की फील्ड में भी काम किया एंड रिसर्च बच्चों के साथ करी, बच्चों के टॉपिक पे करी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग कॉलेजेस में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएटेड रही फॉर 6 years। एंड उस जर्नी के बाद आई टुक अ ब्रेक एंड फिर मैंने ये माइंडफुलनेस की फील्ड में आई मैं एंड अब मैं फ्रीलांस कंसल्टेंट का काम करती हूँ। जिस मेन टॉपिक पे आने से पहले ये भी तो थोड़ा बता दीजिए ना कि हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड इनटू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक एडवर्टाइजमेंट देखा था न्यूज़पेपर में कि क्योंकि मैं पेरेंटिंग इश्यूज में, चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज में पढ़ा रही थी एंड उसी वही चाइल्ड राइट्स भी पढ़ाती थी। तो एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आया कि माइंडफुलनेस वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स ऑफ एडोलेसेंट चिल्ड्रन। तो जब अपनी ही फील्ड में, अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में कुछ नया दिखने को मिलता है कि और क्या चल रहा है, मतलब हाउ कैन वी, हम अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट मेरे अंदर आया। माइंडफुलनेस के बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा था पहले। दैट वाज 10 years बैक। माइंड पावर पे करके एक मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था 3 year का, 3 days का। सो आई वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट ट्रेनिंग। तो उससे रिलेटेड किया, कुछ कुछ पढ़ते रहते थे। तो वहां से लगा कि चलो अब इसके बारे में और जानते हैं। देन आई डिड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन माइंडफुलनेस एंड उसके बाद से मैं कोशिश कर रही हूँ अंडर द बैनर होराइजन स्ट्रेचिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि माइंडफुलनेस के बारे में मैं लोगों तक पहुंचाऊं एंड और उसी बैनर के अंडर में वर्कशॉप्स करती हूँ। ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच अपने बारे में बताने के लिए। तो अभी हम जानना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली माइंडफुलनेस। मैं इसको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी क्योंकि हैवी कंटेंट हम बुक्स में बहुत पढ़ लेते हैं। तो अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताना चाहूंगी। 2 तरीके से बताऊंगी। 1, माइंडफुलनेस, यानी कि माइंड है हमारे पास, वो हमेशा फुल रहता है। तो उस जो फुलनेस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग भी हम आजकल बहुत कर रहे हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। और इस मल्टीटास्किंग में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। हम अपने लिए कम टाइम देते हैं, काफी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। जो छोटी छोटी खुशियां थी लाइफ की, उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मतलब मटेरियल चीजों की तरफ या अपनी काम की मसरूफियत में ही मसरूफ रहते हैं। तो हमें वो टाइम नहीं मिल पाता जो हमें अपने आप को देना चाहिए, अपनी फैमिली को देना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देंगे तो दूसरों को दे ही नहीं पाएंगे। तो माइंडफुलनेस, ये जो माइंड हमारा है जो बहुत फुल है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो दैट इज वन, जो आसान भाषा में, साधारण भाषा में कहेंगे। अगर हम किताबी इंट्रोडक्शन में जाएं तो माइंडफुलनेस इज कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए, लिव मोमेंट बाय मोमेंट, एक सेकेंड बाय एक सेकेंड, फोकसिंग ओनली ऑन दैट मोमेंट। क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि कभी हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हम अपने फ्यूचर के बारे, जो भी पास्ट में अच्छा या बुरा हुआ,
कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। मतलब अच्छा हुआ तो यस इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस, और अगर कुछ बुरा होता है तो उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है, या फिर हम फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। मतलब हम चिंता कर रहे हैं बट दैट इज नॉट इन आवर हैंड। हमें उसके बारे में बिल्कुल भी, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं, बट होगा क्या अल्टीमेटली, वो जब होगा तभी पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलता। तो माइंडफुलनेस सेज कि इन दोनों चीजों को छोड़ो और प्रेजेंट पे फोकस करो। जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है आप उसको एंजॉय करिए। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे हाथ में एक आइसक्रीम है, ठीक है, एक वहां पर हमने आइसक्रीम लेके खाई, मतलब पकड़ी हुई है अभी खाने के लिए। एक शॉप वहां पर और है जहां पर एक बहुत अच्छी सी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज आप ले लीजिए, वो है जैसे कार है या कोई ड्रेस है या कोई भी ऐसी चीज है जो हम पास्ट में खरीदना चाहते थे जो हम नहीं खरीद पाए, या अभी भी उसके बारे में सोचते हैं कि हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। और एक फ्यूचर की हमने बस पकड़नी है, बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। अब होगा क्या, हम अपनी लाइफ के साथ करते क्या है, हाथ में आइसक्रीम है, मन है कि उस शॉप में देख कर आए, वो चीज सस्ती मिल सकती है, हमारी पॉकेट में है तो हम चाहे खरीद लें। दूसरी टेंशन है वो बस पकड़ने की जो हमें फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी, और आइसक्रीम हाथ में मेल्ट हुए जा रही है। तो ये हम अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। एक पुरानी ख्वाहिश है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, हमारा माइंड वहां अटका हुआ है। बस की चिंता है जो हमें अगले स्टॉप तक लेके जाएगी या कहीं भी पहुंचाना जहां हमें पहुंचना है, कि वो बस ना मिस हो जाए। अगर हम वहां चले गए तो बस भी तो मिस हो सकती है ना। अगर हम उस शॉप में चले जाते हैं आइसक्रीम खाते हुए तो वो बस मिस हो जाएगी, और बस की चिंता और उस शॉप की चिंता में जो आइसक्रीम का हाल हो रहा है वो आजकल हम अपनी जिंदगी का हाल कर रहे हैं, वो हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। हम हम इस ना पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर आदमी के साथ है कि ये चीज हमको लेनी है, एग्जैक्टली हम यहाँ पे हैं, और जो अभी हमारे पास है हमें उससे कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नया टारगेट बना के हम चिंता या तो उस शॉप में जो सामान पड़ा हुआ है उसकी कर रहे हैं, या बस की कर रहे हैं जो हमें आगे लेके जाएगी। तो माइंडफुलनेस वो चीज है जो हमें ये सिखाती है कि हम अभी प्रेजेंट पे इस आइसक्रीम पे फोकस करें। देखो अगर वो चीज हमें मिलनी है तो वो हमें फ्यूचर में भी मिल जाएगी। तो या तो आप उस टाइम पे खड़े होके अपनी उस आइसक्रीम को एंजॉय करें एंड वेट फॉर द बस। जब बस आएगी वो हमें अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी तो वो एक नया मोमेंट हो जाएगा, तो हम वो एंजॉय करेंगे। पास्ट को तो हम वापस नहीं ला सकते ना, वो तो बीत गया। सो एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, जो आपके हाथ में अभी चीज है उसको एंजॉय करिए। तो माइंडफुलनेस ये छोटे छोटे ट्रिक्स सिखाती है कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट को, उस आइसक्रीम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा जो डेली रूटीन है वो इस तरह का हो गया है कि हम एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज को थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं और इस आइसक्रीम को ही लेते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सराउंडिंग, चूंकि हमारी इच्छाएं इस तरह की हो गई हैं कि हम उस पर्टिकुलर चीज को एक बार सोचते हैं फिर उसी में पड़ जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर चीज का हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हमारे हाथ में एक आइसक्रीम हो या हमारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हो जिसे हमें सबसे ज्यादा मतलब उस मोमेंट को फील करने की जरूरत है, जीने की जरूरत है, बजाय कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की या नेक्स्ट दूसरी चीजों में पैर रखने की, तो हम इस पर्टिकुलर चीज का प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे मेन चीज है, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक काम है कि हमें ये याद रखना है कि हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ अगर हम ये याद रख लेना कि हमने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हम अभी 1 मिनट से शुरू करते हैं। जब हम कोई वर्कआउट शुरू करते हैं, जिम में जाते हैं, तो हमें जो हमारे ट्रेनर होते हैं वो ये तो नहीं कहते ना कि आपने 1 घंटा आज इस स्पीड पे करना है। मतलब जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो हमें हाईएस्ट लिमिट ऑफ द स्पीड पे तो नहीं बोलते ना, या टाइम भी नहीं बोलते। वो देखते हैं कि बॉडी धीरे धीरे तैयार होएगी 1 घंटे के लिए, तो थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी ये एक्सरसाइज, थोड़ा चेंज करके
तो वो करते हैं हम एक ही बारी में तो घंटा पूरा नहीं करते ना, कि हम 1 घंटा एक ही एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं रखते कि हम कमाल कर लेंगे एक ही दिन में। नो, वी कैन नॉट डू दैट। हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को कॉन्शियस रिमाइंडर देना है कि चलो 2 मिनट से शुरू करते हैं, 3 मिनट से शुरू करते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो अगर हम याद रखें। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम ऑफिस में स्ट्रेस झेलते हैं, राइट? अब एक एम्प्लॉय है जो अपने बॉस के केबिन में जाने वाला है, कुछ काम पेंडिंग था, अभी पूरा नहीं हुआ, जो भी रीजन रहे, जेन्युइन भी होते हैं कई बार, जेन्युइनली काम करना चाहते हैं बट हालात ऐसे नहीं हुए कि आप नहीं पूरा कर पाए वो टाइम पे। तो उस एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? वन, या तो आप मतलब हम क्या कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स देते रहते हैं कि अच्छा आप मुझे आधा घंटा और दे दो, जबकि हमें पता है वो काम आधे घंटे में नहीं हो सकता, हमें 1 घंटा और दे दो, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ बोले ना या हमें कुछ ज्यादा सुनने को ना मिले। तो उस केस में माइंडफुलनेस की एक सिंपल सी टिप है, जब आप बात करने जा रहे हैं, एक लंबी सांस लीजिए, रिलीज करिए, देन नॉक द कैबिन, और उसके बाद उस टाइम पे यही बोलिए कि आई वॉज ट्राइंग टू डू दिस बट ये नहीं हुआ। अब ये माइंडफुल एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं एम्प्लॉयर के साइड से बात करती हूँ। एम्प्लॉयर क्या करेगा इस रिएक्शन को? अगर वो माइंडफुल नहीं है तो ही वुड ब्लास्ट आउट कि तुमसे ये काम इतनी देर से दिया हुआ था, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मतलब कई बार कारण भी नहीं पूछे जाते, बस आप पे एक लेबल लगा दिया जाता है कि आप तो हैं कामचोर, या आपने टाइम वेस्ट किया, तुम प्रायोरिटी नहीं देते, तुम एफिशिएंट नहीं हो, मतलब ये लेबल लग जाते हैं ना। और हम गलत क्यों बोलते हैं या अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्यों देते हैं? क्योंकि हम ये लेबल्स नहीं लगवाना चाहते अपने। तो उस एम्प्लॉयर के पार्ट में ये है कि एक बार जेन्युइनली पहले पूरी बात सुनी जाए बिफोर सेइंग एनीथिंग। माइंडफुलनेस कहती है टिल द टाइम यू डोंट नो 100% ऑफ द ट्रूथ, तब तक आप कमेंट या जजमेंट नहीं देंगे। तो पहले आप अपनी जो एम्प्लॉयर आपके पास बात करने के लिए आया है उसकी बात तो सुने। तो जब तक आप वो पूरी बात सुनेंगे देन एक नेगोशिएशन कर सकते हैं हम कि कितने टाइम में रियलिस्टिकली आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो रहा है। आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, प्रोबेबली दैट एम्प्लॉयर नीडेड सम मोर हेल्प, जो वो अकेले हैंडल कर रहा था, जो दैट वाज बीइंग इग्नोर्ड, कि पता ही नहीं था बॉस को कि ये काम इस पे भी डिपेंडेंट था या कुछ है। तो एक वो माइंडफुल कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, वो काफी चीजें अब वो दोनों पार्टी के ऊपर होती है, मतलब दोनों को माइंडफुलनेस के बारे में पता होना चाहिए। देन तो ज्योतिका, अभी मैं सोच रहा था जब आपने बताया ना कि माइंडफुलनेस और सबसे आसान तरीका है उसको समझने का, माइंड विच इज फुल, राइट? एंड इमीडिएटली, क्योंकि हमारे दिमाग भी तेजी से चलते रहते हैं, तो इमीडिएटली आई थॉट कि इफ दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट कुड बी सोल्यूशन स्टेटमेंट? कि माइंड को एम्प्टी करो भाई, राइट? उसको खाली करो थोड़ा, व्हिच साउंड्स बैड, बट खाली तो नहीं कर सकते। द ब्रेन इसीलिए दिया गया है ना कि उसका आप यूज करो, बट देन पॉसिबली वी कैन थिंक अबाउट कि भाई इसको मैनेज कैसे करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, और उसका सही ढंग से उपयोग कैसे करना है, ताकि आप मैक्सिमम उसके एडवांटेज ले लो। एक साथ आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोच रहे हो, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, सब मिक्स करके बैठे हो ना, पास्ट ठीक हो रहा है ना फ्यूचर आपका बन रहा है, प्रेजेंट तो जा ही रहा है, राइट? एंड देयरफॉर उसको कैसे हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज और अलाइन करें ताकि वी आर एबल टू टेक एडवांटेज। और उसमें लास्ट क्वेश्चन जब संदीप ने पूछा तो आपने बताने लगे कि हाँ उसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। इफ वी सिंपली कीप इन माइंड दैट वी हैव टू बी माइंडफुल, तो वो धीरे धीरे आप उस तरीके के करने लगोगे। ये भी सोचो कि दिन में बस 10 मिनट 1 घंटे भी हम इसके बारे में सोचे हैं। मैं सोच रहा था हाउ डू वी ब्रिंग दैट इन एटीट्यूड। जैसे वो एटीट्यूड में आ जाता है ना, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि
भाई ये इस चीज को माइंडफुल करने का क्या तरीका है। अगर वो मेरा एटीट्यूड ही बन गया दैट आई लिव इन प्रेजेंट और व्हाट एवर आई एम डूइंग एट द मोमेंट, उसी में मेरा मेजर फोकस होता है। अब बाकी चीजें साइड हो जाती। जब एक चीज कंप्लीट हो जाती फिर लेट्स से आई आस्क फॉर कि भाई सेकंड चीज क्या है, थर्ड चीज क्या है, सो स्टेप बाय स्टेप। तो उसको हम आत्मसात कैसे कर सकते हैं? हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, हम बिल्कुल। सारे ही कर रहे हैं आजकल, है ना। अब एक बात बताइए, एक स्मार्टफोन भी एक मशीन है, एक सॉर्ट ऑफ मशीन है ना, और हमारा माइंड भी एक मशीन है। अब आप मुझे बताएंगे कि उस स्मार्टफोन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, ये आप बताइए, फिर मैं इसको माइंडफुलनेस से रिलेट करूंगी। उसकी एफिशिएंसी संदीप कैसे बढ़ाते हैं? यस, तो उसकी एफिशिएंसी के लिए उनका हम लोग प्रॉपर, मैं तो नॉर्मली कुछ नहीं करता हूँ, वो क्या क्लीनर होता है ना, क्लीनर, उसको चला देते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा यूज होती है तो वो थोड़ा सा डल हो जाती है अपनी एफिशिएंसी में। तो हम उसको उतना ही यूज करते हैं, या उसको प्रॉपरली चार्ज करना, या बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज ना करना, तो वही होता है कि उसको, ताकि सही तरीके से चलता रहे वो। क्लीन एंड स्काई, एंड दैट इज व्हाट आई डू। अच्छा, चार्ज नहीं करते? वो चार्ज तो करना ही, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, जब हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमने अच्छा, आपके फोन में कितनी एप्लीकेशंस हैं जो आपने डाउनलोड कर रही हैं, बेसिक एप्लीकेशन, तो जस्ट चेक करके बताइए। 30-40 होंगे। 30-40 होंगी। अब मैं माइंड की बताती हूँ। माइंड हैज अ कैपेसिटी टू जनरेट, फोन्स के बारे में बात करते हैं, सेल फोन्स वर्सेस माइंड। यस। तो सेल फोन्स में अगर हम 40 एप्लीकेशन साथ के साथ खोल दें तो क्या होगा? हैंग कर जाएगा। हैंग कर जाएगा। और जिस एप्लीकेशन की जरूरत है वो टाइम पे मिलेगी नहीं, खुलेगी नहीं, राइट काफी स्क्रॉल करनी पड़ेंगी ना। राइट राइट। राइट। तो इसी तरीके से माइंड जब 40,000 थॉट्स जनरेट कर रहा है एक दिन में, तो इन एप्लीकेशंस को मैनेज करना जरूरी है ना, तभी तो ये काम ढंग से कर पाएगा। और बिल्कुल अगर हम वो बिल्कुल। 40,000 साथ में खोल के चलेंगे तो मुश्किल है। हैंग हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि जिस तरीके से जब हम कुछ एप्स खोलते हैं और उसके जब हम देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशन खुली है, तो क्रॉस का साइन आता है, क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं या उसे स्वाइप कर देते हैं कि दिस इज आउट ऑफ साइट। तो सिमिलरली हमें अपने थॉट्स के साथ करना है। तो हमारे जब ये 40,000 थॉट्स चल रहे हैं, अगर आपने कभी भी मेडिटेशन करी होगी तो एक ब्लैंक स्टेट में आना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम अपनी आईज क्लोज करके बैठते हैं तो कैन वी कम टू दैट ब्लैंक स्टेट? नहीं आते ना कोई चेन ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में चल आता रही रहता होती है। है, आता रहता है, वो एक रील है, चल रही है, मतलब वो हम्म वन आफ्टर द अनदर थॉट्स विल कीप कमिंग। हम्म। एक जो हम जब जहां से माइंडफुलनेस के शुरू करते हैं कि अगर आप रियली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिव योरसेल्फ दोस 10 मिनट्स इन अ डे। अपने लिए 10 मिनट जरूर रखें, प्रेफरेबली, मतलब आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप तब रख सकते हैं, बट एक एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वेरी गुड। कि सोने से पहले जब आप सारे अपनी जिम्मेवारियों से, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंद करके थक के लेट रहे हैं, तो गिव दोज 10 मिनट्स टू योर माइंड। अब उसमें क्या आता है, जब थॉट्स आएंगे सारे दिन भर के आएंगे, आज ये हुआ, किसी ने कुछ कहा, या ये काम मुझे कल करना है, या इस काम को हम कैसे और कर सकते हैं एफिशिएंट, यही यही थॉट्स चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में। राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे हम सॉर्टिंग करते हैं, अब हमने जब अपनी अलमीरा सेट करते हैं तो हम सॉर्टिंग करके रखते हैं ना, कि हमारी शर्ट्स यहाँ टंगी हुई हैं, हमारे ट्राउजर्स यहाँ पड़े हुए हैं, हैंकीज यहाँ पर है, सॉक्स यहाँ पर है, सो दैट जब हमें वो निकालना है तो हमें हैंडी रहे। अगर सारे हम एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो मिलेगा नहीं टाइम पे जब हमें जरूरत है। तो सिमिलरली वो सॉर्टिंग हम इस टाइम पे अपने थॉट्स के साथ करते हैं। हम
2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं जब हम मेडिटेशन करके हटते हैं। चाहे आप थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक लगा लीजिए या बिना म्यूजिक के करिए, बट गिव दोस 10 मिनट्स टू योरसेल्फ। अपने थॉट्स को सॉर्ट करिए कि क्या काइंड है, क्या अनकाइंड है, क्या कंपल्सिव है, क्या वेस्टफुल है। जब ये सॉर्टिंग हम अपनी मेंटली करते हैं उस रिफ्लेक्शन के बाद, तो हमें अब जैसे हम एप्स बंद करते हैं ना, क्रॉस या स्वाइप, तो जो वेस्टफुल थॉट्स हैं वो और जो कंपल्सिव थॉट्स हैं उनको वो वहां पर रात को खत्म करके सोना है। क्रॉस का या स्वाइप का जैसे अपने मेंटली अपने आप को कहना है कि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेट देम। कई बार कोई काम नहीं करना होता या नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं कर सकता। तो सिमिलरली उन थॉट्स को भी एक मैसेज देना जरूर है कि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, आई डोंट नीड देम। तो उनको स्वाइप करके या क्रॉस करके उसको अलग करिए। Once you start, एक छोटे छोटे क्लैरिटी मैं ले लूं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। एक तो फॉर एन एग्जांपल व्हेन यू से कि लेट्स से द माइंड कैन प्रोड्यूस लेट्स से ऑन एन एवरेज 40,000 थॉट्स इन अ डे, तो इतने ढेर सारे आ रहे हैं, इसको हमें ऑर्गेनाइज करना है, सब एक साथ चलते रहेंगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा, और इसलिए कुछ चीजों को बंद करना है, कुछ पे फोकस करना है। सो फॉर एन एग्जांपल मोबाइल का हमने एग्जांपल लिया कि तो उसमें सारे एप्लीकेशन खुल जाएंगे तो वो हैंग कर जाएगा, ढेर सारे थॉट्स आएंगे तो इसी तरह दिमाग भी हैंग हो जाएगा। तो उसके इंडिकेटर क्या है, मुझे कब पता चलेगा कि अच्छा संदीप का दिमाग हैंग हो रहा है? That's my first question. And the second I will come जब हम organize करने की बात कर रहे हैं, okay. and organizing let's say in 4 categories, kind, unkind, तो वो समझ में आता है, compulsive and wasteful भी समझ में आता है। Then what is this compulsive thoughts? चलो मैं पहले क्वेश्चन से पहले पिक करती हूँ। तो पहले कि हमें इंडिकेटर्स कहाँ से मिलेंगे कि हमारा माइंड हैंग हो रहा है। वन, कई बार हम काम कर रहे होते हैं बट हम इतने डिसइंटरेस्टेडली कर रहे होते हैं कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, बट माइंड हमें पता है कि हम इससे जल्दी स्पीड पे ये काम निपटा सकते हैं। दैट इज द टाइम टू चेक आवर थॉट्स, राइट। हमने बहुत सारा काम ले लिया है अपने सिर पे और हम जगल कर रहे हैं, मैं इस पे भी थोड़ा सा हाथ मार लूं, इसमें भी थोड़ा सा हाथ मार लूं। जैसे मॉर्निंग आवर्स यूजुअली घरों में होते हैं, किचन में भी जाना है, यहाँ पर गीजर भी ऑन करना है या कपड़े भी देखने हैं, तो हम मल्टीटास्क कर रहे हैं ना उस टाइम पे। तो हमारे थॉट्स भी ना उस टाइम पे जगल कि थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट के भी काम पे काम कर लूं, इसमें मतलब बच्चे की स्कूल की फीस भी भर लूं, ये इस मेल में मतलब जो भी चल रहा है। तो उस टाइम पे देन इट इज इंडिकेशन कि हमारा माइंड इस समय जगल कर रहा है, दैट नीड्स प्रॉपर ब्रेक, हैंग होने वाला है। क्योंकि और फिर होगा ये कि हम अपना मोबाइल उठाएंगे, कोई फालतू के वीडियो देख लेंगे या मैसेजेस में टाइम वेस्ट कर लेंगे, मतलब जो अभी उस टाइम पे रेलेवेंट नहीं है। बिकॉज माइंड को उस समय ब्रेक चाहिए, तो वो किस तरीके से ब्रेक पिक करेगा आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ब्रेक तो चाहिए। हैंग तो काम करने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन, जब वो 40,000 खुल गए हैं। So you're saying कि अगर हम दिमाग को ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो दिमाग खुद से अपना ब्रेक तलाश लेगा। हाँ, और वो हमारे लिए नेगेटिव ही रहेगी। क्योंकि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या हम कहीं उठ के चल पड़ेंगे, या मतलब उस थॉट में मतलब एक सिंपल सा काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेंगे, क्योंकि स्लो हो गया ना। जब वो स्लो प्रोसेसिंग शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं तो असर आएगा ना। तो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि हमारी फंक्शनिंग नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही। दोज आर द इंडिकेटर्स। जो काम हम 5 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए हम 20 मिनट लगा रहे हैं। जो काम हम 20 और ये मिनट होता में है, कर हम सबके साथ होता है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड है ना, 5 चीजों में दिमाग चल रही है, तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। दैट्स ट्रू। तो जो काम 20 मिनट में हो सकता है वो 40 में होगा, जो 40 में हो सकता है वो 2 घंटे लगाएगा। राइट। तो जब ये चीजें होनी शुरू हो जाए, दीज आर द इंडिकेटर्स कि आपको सॉर्टिंग की इस समय जरूरत है। उस टाइम पे 5 मिनट्स का ब्रेक बहुत जरूरी है।
और ये हम अपने वर्क डे बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे? आप उठिए, पानी अपने पास हमेशा कभी मत रखिए, कहीं भी वॉकिंग डिस्टेंस पे रखिए, सो दैट यू टेक दैट इंटेंशनल ब्रेक कि आपने अपनी सीट छोड़ी, आप वहां तक गए, पानी का ग्लास भरा, ब्रिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर टू योर डेस्क एंड एक छोटा सा रिफ्लेक्शन कि मैंने आज के दिन में क्या क्या करना था और क्या क्या रहता है। ठीक है। अब इसमें होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हम कर नहीं सकते एंड वी आर फीलिंग बैड अबाउट इट। सपोज करो हम बहुत बिजी चल रहे हैं काम में एंड देयर इज सम फैमिली मेंबर, सम रिलेटिव हु इज वेरी इल। हमें उनकी चिंता है कि उनकी रिपोर्ट आई कि नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा, हम मिलने भी नहीं जा सकते, बट वी आर फीलिंग बैड अबाउट इट। अब उससे क्या हुआ कि हमारी जो बाकी काम हम कर रहे थे उसमें एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड उनके बारे में सोचने में लगा हुआ है। सोचना गलत नहीं है, चिंता भी गलत नहीं है, क्योंकि हम अपने लोग, अपने रिलेटिव्स की या फैमिली मेंबर्स की चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, राइट? तो उसमें एक होता है कि टेक अ माइंडफुल ब्रेक, गिव अ कॉल टू दैट पर्सन। आपने कॉल कर लिया, आप कनेक्ट हो गए, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। अगर सिचुएशन मैनेजेबल है विदाउट यू तो कंटिन्यू विद योर वर्क। अगर आप सिचुएशन वहां पर आपको लगता है बात करने के बाद कि आपकी जरूरत काम से ज्यादा इस समय वहां पर है, तो या तो इमीडिएट है तो आप यहाँ पर अरेंज करिए, क्योंकि नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। जबरदस्ती ऑफिस में बैठेंगे तब भी दिक्कत है। या फिर ये हो सकता है कि अगर वो शाम तक वेट कर सकता है तो यू प्रोसेस योर माइंड इन दैट सेंस कि मुझे ये काम 5 बजे तक खत्म करना है, आई विल लीव फ्रॉम ऑफिस अर्ली एंड मीट दैट पर्सन बिफोर गोइंग होम। और घर पे ही है तो आई विल गो एंड मीट दैट पर्सन, गिव दैट पर्सन सम ऑफ माई टाइम, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। बट अगर हम वो फोन कॉल नहीं करते तो क्या होगा कि हमारा ध्यान वहां पर अटका रहेगा उनकी चिंता में, काम की एफिशिएंसी लो हो जाएगी और हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें छुट्टी लेनी चाहिए, हाफ डे लेना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए, राइट? सो दैट वाज अ माइंडफुल ब्रेक कि अगर जो थॉट्स जो आपके ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो। So this is called compulsive thoughts? No, this is not compulsive thought. Compulsive thoughts वो होते हैं कि जब हम किसी चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल था हमारे हाथ में, we could take an option. अब कोई चीज है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, but we are still thinking about that. जो बियॉन्ड कंट्रोल है तो उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। I'll give you one example. पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है, राइट? उनके करियर की चिंता होती है, उनके मार्क्स की चिंता होती है, ठीक है। अब बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड मोटिवेट करना है कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करें कि वो अपना एक शेड्यूल बनाएं कि वो कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे। एंड आपको अपने बच्चे की कैपेसिटीज का भी पता है, मतलब हर पेरेंट को ये आइडिया होता है ना कि मेरे बच्चे की क्या कैपेसिटी है, राइट? बट अब हम क्या करते हैं, हम अपने साथ कंपैरिजंस लेकर आते हैं कि शर्मा जी का बच्चा है या मेरे पड़ोसी का बच्चा है, वो इतना इसने ये स्ट्रीम ली हुई है, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, या कोई रिलेटिव ही हो जाता है मतलब। और नहीं तो और कुछ नहीं, अगर कंपैरिजन की हाइट्स देखो कि सिबलिंग्स के बीच में भी कंपेयर करते हैं। एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज यूनिक, व्हाई कंपेयर? अब वो कंपैरिजंस में जो भी है वो टेस्ट देने गया हुआ है, स्कूल गया हुआ है, बट वी आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट, इसका क्या होगा, ये बड़ों के क्या बनेगा। दीज आर कंपल्सिव थॉट्स। अभी हमारे जो कंट्रोल में वो हम कर नहीं रहे, बट उसके जो कंट्रोल में नहीं है वो चीजें सोचे जा रहे हैं। Almost all of us can relate to these thoughts. ये सब has happened with all of us, most of us. Many times.
तो हम सोचते जा रहे हैं कि उसके मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स तो जब आएंगे ना जब वो एग्जाम्स देगा, नहीं तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं उस रिलेटिव को क्या जवाब दूंगा अगर मेरे बच्चे के इतने मार्क्स नहीं आए तो, मतलब हाउ विल आई फेस दैट पर्सन। अपना नहीं मानेंगे। These are compulsive thoughts कि बस हम सोचे जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने माइंड को ना 40,000 का लोड तो उसके पास है ही सही, हम उसको 60 पे स्ट्रेच कर देंगे क्योंकि और अपने से ज्यादा टेंशन रहता है ना कि आई मीन नॉट जस्ट योर कि आपकी मम्मी क्या सोच रहे हैं, आपके पापा क्या सोच रहे हैं, मम्मी पापा को ज्यादा परेशानी है कि भाई समाज क्या सोचेगा, बुआ क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। वो कंपल्सिव थॉट्स हैं, अगर मतलब वो आप कंट्रोल नहीं कर मतलब वो कंपल्सिव है। जो कंट्रोल वाली सिचुएशन है वो ये है कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, या जो आप अपने बच्चे के साथ बोल रहे हैं वो काइंड वर्ड्स है, अनकाइंड वर्ड्स है। तू तो है ही नालायक, तेरे से तो ये होगा ही नहीं, तेरे से तो उम्मीद करना ही बेकार है, मतलब ये इनकरेजिंग वर्ड्स नहीं है। राइट। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम ट्यूशन में भी मस्ती मारते हो, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए ट्यूशंस लगा दिए, ये सारी ना ऑल अनकाइंड वर्ड्स, एनकरेजिंग नहीं है। सो मतलब अपने थॉट्स को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई परेशानी है तो हमारा माइंड ये नहीं सोचता कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम उस परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी वाले थॉट्स जोड़ते जाते हैं। राइट। अगर हमें अपने बच्चे की चिंता है कि उसके मार्क्स क्या रहेंगे क्या रहेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं। देखो आजकल का जो ट्यूशंस का ट्रेंड शुरू हो गया है तो सारी जिम्मेवारी ट्यूशन की नहीं होती। जस्ट लाइक अ टीचर जो स्कूल में बच्चा पढ़ के आता है या ट्यूशन टीचर से दोबारा सपोर्ट लेता है, एक फीडबैक या एक कॉन्वर्सेशन दिन में अगर बच्चे के साथ कर ली जाए, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, डू यू थिंक यू आर गेटिंग ड्यू सपोर्ट जो आपको जरूरत है, तो ये तो हम करते नहीं है। फिर जब मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद जो हमारी कमेंट्री शुरू होती है वो हमारे लिए भी दुखदायक है और बच्चे के लिए भी दुखदायक है। राइट। संदीप आपके पास है अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन? अदरवाइज मैं इससे रिलेटेड ही क्योंकि हम बच्चों पे बात कर रहे हैं, एक आध चीजें मैं पूछना चाहता था। मेरे पास एक क्वेश्चन ये था कि मैम ने इतना सारा टाइम बच्चों के साथ बिताया है, उनके साथ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप बच्चों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके इंटरेक्ट कर रहे थे तो आपके ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जिनके थ्रू आप बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देना चाह रही थी कि किस तरीके से हम लोग माइंडफुलनेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम प्रेजेंट में रह के उन चीजों को मैनेज कर सकें। तो वही मेरा क्वेश्चन था। Okay. मैं ज्योतिका, मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड करूं और थोड़ा पीछे ले चलता हूं क्योंकि हम बच्चों पे बात करना ही शुरू कर दिए हैं। तो एक चीज तो समझना चाहेंगे कि बच्चों में माइंडफुलनेस की अगर हैबिट हमें डालनी है या उन्हें उससे इंट्रोड्यूस करना है, बताना है, समझाना है, तो कैसे कर सकते हैं, जो कि आप करते भी हो। और अभी आपने ना एक बड़ा टची पॉइंट बोल दिया जो मुझे भी लगता है कि इट इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड। तो पेरेंट्स को भी लगता है ना कि भाई मेरा काम है अच्छे स्कूल में डाल देना, टीचर लगा देना, ट्यूशन डाल देना, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अभी ये कुछ आ रहा है। सो इट्स you are trying to buy happiness, you are trying to buy education, you are trying to buy everything for the kid. भाई देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो तुम्हारी जिम्मेदारी, या पढ़ा पाता है नहीं पढ़ा पाता है किसकी जिम्मेदारी, उसमें भी कमजोर हो तो मैंने ट्यूशन भी करा दिया, ट्यूशन भी बदल दी जाती है। अगर एक ट्यूशन टीचर से रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्विकली आप दूसरी ट्यूशन लगा देते हैं कि ये टीचर दूसरे ट्यूशन लगा दो, स्कूल चेंज करा लो, कुछ वो ये भूल जाते हैं ना कि 10,000 रुपए का बैट देने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता ना। हाँ, तो ये भी एक एटीट्यूड हो गया है कि द पेरेंट्स विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ना भाई ये चीजें करना मेरी जिम्मेदारी है, नो वन एल्स कैन डू ऑन बिहाफ ऑफ यू। एक तो ये बात है। सेकंड चीज एक मैं बोलता हूँ जो बहुत
अच्छा सुनने में शायद नहीं लगेगा, कई बार ऐसा मुझे फील होता है जैसे क्रिच होता है ना छोटे बच्चों के लिए, वर्किंग फैमिलीज हस्बैंड एंड वाइफ तो क्या करते हैं, हमें क्रिच फैसिलिटी चाहिए कि बच्चों को वहां पे रख दो, वहां पे कोई है उनका देखभाल करने के लिए अच्छे से। बट मेजर रीजन ये नहीं है बच्चों को वहां पे भेजने के लिए कि भाई मैं जितना अच्छा देखभाल करता हूँ उससे ज्यादा अच्छा वो करते हैं, उनका कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर सकता, राइट? और शायद एजुकेशन में और अपर जैसे स्कूलों में भी है, तो स्कूलों को एक तरीके का मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ, इट्स अ पार्किंग लॉट। हमें चाहिए टाइम अपना काम करने के लिए, ऑफिस के लिए, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, घूमने के लिए, फ्रेंड्स के लिए एक्सेट्रा। भाई कहीं पे भी जा तू या तो स्कूल जा, ट्यूशन जा, गिटार क्लास जा, हॉबी क्लास जा, कहीं जा, बट जा, बिकॉज और उसमें इट्स लाइक अ पार्किंग लॉट। हाँ, और उसमें एक्सेल करो, दैट इज अनदर कई बार एक्सेल भी करो, कई बार ना भी करो, बट लाइक गिव मी माय टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हो, माय टाइम और व्हाट एवर टाइम, बिकॉज मैं नहीं फोकस करना चाहता या नहीं कर सकता, या व्हाट एवर इज द रीजन, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा एटीट्यूड मुझे लगता है कि भाई, तो व्हाट आई कॉल दैट पार्किंग लॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, कि इसको यहाँ पे डाल रखा है तो एटलीस्ट 4-6 घंटे, जब तक कई बार अपने घरों में भी सुनते हैं ना कि अच्छा स्कूल बंद है तो वो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, क्यों? क्योंकि अरे 4 घंटे 6 घंटे वो स्कूल जाता था तो घर में थोड़ी शांति रहती थी। हाँ, अब वो भी चला गया। मेरा बड़ा वाला बच्चा जब स्कूल में जाता है और जब आता है ना, और जब अपनी शैतानियां शुरू करता है, तो मम्मी बोलती है भाई तू वहीं ठीक था, तूने यहाँ आके हमारी मुसीबत बढ़ा दी। और ये मतलब फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलता है। और जब स्कूल बंद थे तो पेरेंट्स का यही था कि भाई स्कूल तो ओपन होने ही चाहिए, नहीं तो हमारी जान निकल जाएगी। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई मिसिंग है भैया, इसलिए होनी चाहिए कि भाई तू दूर रह, जीने दे, हमारी भी जिंदगी है या व्हाटएवर है, हमें भी चाहिए कुछ स्पेस। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें इससे, बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें। सी सूनर द बेटर। मतलब मेरा मानना ये है कि एक 7 साल का बच्चा अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देता है, राइट? कब वो हैप्पी है, कब वो सैड है, एक्सप्रेस तो वो काफी जल्दी शुरू कर देता है, बट मतलब कंट्रोल करना, क्योंकि हम कहते हैं ना बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलना, या अगर आप ऐसे रो रहे हो तो सामने नहीं रोते, अंदर जाके रो, मतलब व्हाटएवर, हमने उसको इतना ट्रेन कर दिया होता है कि अब वो इमोशंस को समझना शुरू कर देता है। वो आपके फेस को भी रीड करना शुरू कर देता है कि अब बॉम्ब फूटेगा, मतलब द पेरेंट विल रिएक्ट टू इट। मतलब बच्चे उतने साल तक अपने पेरेंट्स के नेचर पे पीएचडी कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैंने तीसरी आवाज नहीं सुनी तो चौथी आवाज अब चिल्ला कर आएगी, और वो 3 तक वेट करते हैं कि अभी माहौल ठीक है, अभी मौसम ठीक है, अभी उठने की जरूरत नहीं है। जहां वो 3 आवाज हो गई उसके बाद बच्चा अलर्ट हो जाता है कि अब कुछ ना कुछ ड्रास्टिक होने वाला है, मैं बेटर है उठ जाऊं। या वो चौथी आवाज आने पे फिर एकदम से स्पीड से काम होना शुरू हो जाता है। So I precisely what I wanted to say was कि 7 साल की उम्र तक बच्चा इमोशंस को समझना शुरू कर देता है, थॉट्स को समझना शुरू हो जाता है, उनको पता चलता है, कोई ड्रीम्स भी आते हैं तो वो भी बताना शुरू कर देते हैं। मतलब उससे छोटा बच्चा ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर सकता, क्या वो सोचते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं। तो ये एज है कि जब बच्चा बताने लायक हो जाता है, अच्छे से अच्छे वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो आइडियली 7 एज इज अ गुड एज। बाकी अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम बहुत जल्दी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 3 साल की उम्र से। वो कैसे, जब हम यू नो हमने एक राइम सुनी थी, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। एक नर्सरी राइम है, इफ यू हैव हर्ड, नहीं सुनी तो यूट्यूब पे जाके सुन, ठीक है? तो मैंने छोटे बच्चों के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वो भी कहीं से मुझे आइडिया मिला ड्यूरिंग माय वर्कशॉप्स में, किसी और ने किया, नॉट माय वर्क बट किसी और ने किया, बट आई रियली लाइक दैट कि हम उस एज से भी बच्चों के अंदर ये शुरू कर सकते हैं। इफ यू आर सैड
तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स था, टेक अ डीप ब्रेथ, टॉक अबाउट इट, वॉक अवे इफ यू आर एंग्री एंड यू नो, वॉक अवे। मतलब इजी है ना। तो अगर हम उनको राइम से सिखा रहे हैं, इफ यू आर एंग्री, यू आर अनहैप्पी, यू आर सैड, यू आर अपसेट, इफ यू आर अपसेट टॉक टू समवन, मतलब वो राइम फेम में। तो वी आर इनकरेजिंग कि मतलब अगर आप किसी को चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, टॉक अबाउट इट। इफ यू आर फीलिंग एंग्री, आपको कुछ हिट करने का मन कर रहा है, कुछ कर रहा है, वॉक अवे, उस सिचुएशन से थोड़ी देर दूर चले जाओ। तो ये टिप्स हैं जो हम बच्चों को बहुत जल्दी से दे सकते हैं। मतलब इफ स्कॉलर्स और सम टाइम आई थिंक आई माइट डू, मतलब पता नहीं मुझे नहीं, अगर इतना मैं कर पाई या नहीं कर पाई इस फील्ड में, तो आई वुड ऑल्सो राइट सम राइम्स लाइक दिस। परफेक्ट। तो ये तो हो गया थोड़े छोटे बच्चों के लिए। थोड़े बड़े बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स से देखो जो कि 7 साल के स्कूल, बच्चे से जब हम, हाँ 7 साल से या उससे बड़े बच्चे, जैसे अब मैं अगर लूँ हाई स्कूल के बच्चे, मतलब 6 ऑनवर्ड्स, अगर मैं मिडिल स्कूल के बच्चे ले रही हूँ 6 to 8, उनकी राइटिंग अच्छी है, दे कैन राइट गुड सेंटेंसेस, दे कैन राइट पैराग्राफ्स, इतना तो 6th क्लास का बच्चा सीख जाता है। हम सिखा ही देते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा देता है कि अपने बारे में लिखना है या कैसे लिखना है। तो मैंने जो एक्सरसाइजेस करी हैं बच्चों के साथ, मैं उसके एग्जांपल्स देती हूँ। तो एक था कि आपको आज के दिन में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपने कैसे रिएक्ट किया, और चौथी चीज आप और क्या कर सकते थे। एक जर्नल काइंड ऑफ अ थिंग विच वी कैन राइट, द चाइल्ड कैन राइट ऑन हिज और हर ओन, कि कोई भी एक इवेंट ऐसा पकड़ो, मतलब यू रिफ्लेक्टिंग ना, आप उनके रिफ्लेक्टिंग थॉट्स बढ़ा रहे हैं। तो कि अगर आपको कोई भी चीज बुरी लगी तो क्यों बुरी लगी, और आपने उसमें कैसे रिएक्ट किया। होता है ना, अगर किसी ने हमें, मतलब स्कूल में बच्चे आपस में बात करते हैं या कुछ करते हैं, किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी और बच्चा उसके बारे में लिख रहा है कि उसने मुझे आज इस तरीके से बुलाया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बच्चे ने एक्सप्रेस करना सीखा कि मुझे ये चीज मुझे पसंद नहीं है, राइट। फिर आपने क्या किया, मतलब उस बच्चे ने क्या किया, मतलब जब ये हुआ अच्छा नहीं लगा तो आपने क्या किया। तो चाइल्ड कैन राइट, मैंने अपनी टीचर को इन्फॉर्म किया कि ये ऐसे कर रहा है, या मैंने उसको वापस उसी तरीके से बोला, या मैंने उसको मारा, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है ना, या मैं रोया। कई बच्चे नहीं बात कर पाते या बोल पाते वापस, या नहीं हैंडल कर पाते, तो रोते भी हैं आके। तो मैं रोया। अब और क्या कर सकते थे। तो इसमें जब माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर इज ओनली नॉट ओनली वन वे टू हैंडल अ सिचुएशन, देयर इज अनदर वे। क्या, और अगर हम जर्नल को बढ़ाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब ये तो देखा जाता है कि जर्नल लिख रहे हैं, मतलब जो भी कोच है अगर ये चीज लेता है, पिक करता है, कोई भी उनको गाइड कर रहा है इस तरीके से लिखने के लिए, और बच्चा वो उनके पास आता है ये लिख के, तो कोच उनको बता सकता है ना, देन इट इज नो टाइम टू डिस्कस कि आपको ऐसा क्यों लगा। अब ये कोचिंग पेरेंट भी कर सकता है, अगर पेरेंट माइंडफुल है, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल। नहीं तो नो, अगर आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी है, पेरेंट पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हंसना शुरू कर देगा। अब एक बात बताओ, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। मतलब अब जो भी हमारे उस टाइम पे रिएक्शंस आएंगे, तुझे ये लगा था, तूने क्यों नहीं लगाया, तू कम है किसी से, तू भी लगा देता एक, अगर उसने मारा था तो। मतलब ये जो जजमेंट्स आती हैं, मतलब आप उसके थॉट प्रोसेस को या उसके आइडियाज को पल्यूट कर रहे हैं ना, उसको सही चैनल नहीं दे रहे ना। फिर वो चैनलाइजेशन जरूरी है। तो माइंडफुलनेस इन एट अ फैमिली एनवायरनमेंट दोनों लेवल पे होना चाहिए एक साथ।
मतलब सेंसिटाइजेशन बच्चों की भी होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, ताकि I was going to actually come to that. Adult, so not just parents, but adult में फिर में कैसे करें? और अभी आपने बताया कि आपने बड़े सारे वर्कशॉप भी किए हैं स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो उस पे क्या है? अडल्ट्स का करना तो आसान है बिकॉज दे कैन चेक देमसेल्व्स, बट वही है कि ओनली थिंग इज टू रिमेम्बर टू डू इट, और एक कोशिश करने की हाँ मुझे ये करना है बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। क्योंकि कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि आब्राकाडाब्रा और काम हो गया, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स है बट दैट इज नॉट एन इंस्टेंट मैजिक कि एक उसमें से हैट में से कबूतर या रैबिट निकल कर आ जाएगा और सारी चीजें पीसफुल हो जाएंगी, वैसा नहीं है। वो चीजें प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। जैसे मैंने अब आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था कि दोनों लेवल पे चाहिए थी, और अगर कोई एक भी उसमें से यूज कर रहा है तो आपको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट हमारा क्या होता है, जब सेकेंड टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं आता ना, हम अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं। कहते हैं इसके हम ये कहते हैं कि दूसरे के माइंडफुलनेस समझना उसके बस की बात नहीं है, तो इसको इसी की भाषा में बात किया जाए। दैट इज द टेंडेंसी ना, कि जो वो इंसान समझ सकता है आप उसी टोन में बात करो, एंड वी गिव अप। तो पहले हमारा कन्विंस्ड होना बहुत जरूरी है कि हम इस मेथड और वे ऑफ लिविंग में 100% हैं, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। और Good. उसके लिए वी हैव टू हैव अ कोच, और वी हैव टू कीप रीडिंग, और वी हैव टू कीप वॉचिंग वीडियोस लाइक दिस, क्योंकि हमारे माइंड को वो रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एक सिंपल पॉजिटिव रिमाइंडर माइंडफुलनेस का वो 40,000 में कहाँ गुम जाएगा। और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बहुतों के साथ किया हुआ है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? लोग इजीली ग्रास्प कर लेते हैं, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, डू दे बिकम माइंडफुल अबाउट माइंडफुलनेस आसानी से, या कि बहुत मुश्किल होती है, या भूल जाते हैं फिर वापस से अपने एटीट्यूड में लग जाते हैं? जो मतलब जिन फ्रेंड्स के साथ मैंने बात किया माइंडफुलनेस के बारे में, तो दे तो गेट इन टच विद मी, ज्योतिका ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ अटक रहे हैं, हाउ कैन वी फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। मतलब वो कॉल्स मेरे पास आती हैं, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड नोन में जैसे जो सर्कल है। अब बाकियों का मुझे पता नहीं, क्योंकि नोबडी कम्स बैक, और उसमें फेलियर रेट हाई है, क्योंकि when there is nobody to talk to again, मतलब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आपको उसमें गाइड करने वाला चाहिए ना, कि इस टाइम पे ब्रेक लगानी जरूरी थी, इस टाइम पे एक्सेलरेटर देना जरूरी था। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो 10-15 क्लासेस लेते हैं ना टू बी, तो सिमिलरली कोई ना कोई उस टाइम पे आपको एक मेंटोर, एक कोच की जरूरत है, कि व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डाउट्स आएंगे। देखो आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आपने क्वेश्चन पिक किया ना, जैसे सॉर्टिंग की बात करी कि सॉर्टिंग करनी क्यों जरूरी है, या जो भी है, तो दीज वर योर डाउट्स जब हम बात कर रहे थे। और देखो ये इतने इंस्टेंट आए, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स के गैप में। तो जब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड देयर इज नोबडी टू टॉक टू एंड कम बैक टू, तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। सो या तो अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं तो कीप रीडिंग अबाउट इट मोर एंड मोर इफ यू आर इनटू रीडिंग, या फिर आप किसी माइंडफुलनेस कोच से या ऐसे वीडियोस देखें जिनमें आपको वो चेक करने के ऐसे लाइव एग्जांपल्स मिलते रहे। या मतलब there can be a platform where people like me can go on air or online for some time and address to the questions. ऐसे forums और develop होने चाहिए।
हाँ, तो हमारे ऑडियंस में जो भी माइंडफुलनेस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, सर्टेनली वो लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपने बताया भी कि कोई जादू की तो छड़ी है नहीं इसमें, लेकिन कुछ ट्रिक, कुछ तरीके तो होंगे। जैसे आजकल काफी सुनने के लिए आता है कि माइंडफुल वॉक करें, माइंडफुल ड्रिंक करें, पानी पिए, ब्रेक लें, वगैरह वगैरह। तो एक दो ट्रिक भी बताना चाहती हैं जो शुरू शुरू में एटलीस्ट आपको दिमाग को कंट्रोल करने में हेल्प कर दे। तो सबसे पहले मैंने कहा था वी कैन बिगिन विद सिंपल मेडिटेशन। कुछ नहीं करना, लाइट बंद करनी है, लाइट भी मत बंद करिए, जहां पर भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं बैठिए, क्लोज योर आईज फॉर 10 मिनट्स एंड जस्ट वॉच योर थॉट्स। दैट इज कॉल्ड थॉट वॉचिंग। ठीक है, थॉट वॉचिंग जब आपने करी, फिर मैंने आपको सॉर्टिंग के बारे में बताया था कि उसमें से कुछ काइंड थॉट्स हैं, कुछ अनकाइंड थॉट्स हैं, कुछ कंपल्सिव थॉट्स हैं और कुछ वेस्टफुल थॉट्स हैं। राइट तो उनकी सॉर्टिंग करनी जरूरी है। और जो वेस्टफुल थॉट्स हैं या कंपल्सिव थॉट्स हैं, उनको क्रॉस करके अपने माइंड को एक मैसेज भेजना है। हम दूसरों के लिए रिमाइंडर्स डालते हैं ना कि आज ये मीटिंग है, जैसे कि हमने आज किया। जब हमारी ये शेड्यूल्ड मीटिंग थी तो हमने एक रिमाइंडर मैसेज डाल दिया था कि वी आर मीटिंग एट 4 PM, so be ready. That was a reminder na. So that is a reminder message which we have to give to our mind. ये वेस्टफुल थॉट्स हैं, ये कंपल्सिव थॉट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है, गेट रिड ऑफ देम, इनके बारे में मत सोचो। ग्रेट। ठीक है, और अब आते हैं दो अलग थॉट्स के टाइम पे, जो मैंने कहा कि काइंड एंड अनकाइंड थॉट्स हैं। आपका क्वेश्चन आया नहीं, पर मैं बता देती हूँ। देखो, काइंड थॉट्स वो हैं जब हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में कुछ एनकरेजिंग, कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा सोच रहे हैं। These are kind thoughts. Unkind thoughts are those जिसमें हम दूसरों की तरफ एंग्री हैं, रिवेंजफुल हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे साथ ये किया। अब मैं बताता हूँ, अगली बार इसके साथ कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा इसको कि क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, व्हाटएवर। सो दीज आर ऑल अनकाइंड थॉट्स जो आपके मतलब पॉजिटिव नहीं है, नीदर फॉर यू नॉट फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, राइट। अब इसी थॉट्स के बेसिस पे मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ। फॉर्मूला, हम मैथ्स, बहुत सिंपल मैथ्स है, ज्यादा नहीं है, सबको सभी कर लेंगे। हम कोई भी इवेंट दिन का लेते हैं एंड उसमें हमें दुख हुआ। ठीक है, तो अब हम उस दुख को 1 to 10 के स्केल पे रैंक करेंगे। ठीक है, सपोज करो मुझे आज किसी ने, मतलब मेरे बॉस ने कुछ कहा या मेरी फैमिली में किसी ने कुछ कहा, मतलब जो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड मैंने अब उसको 1 to 10 में से मार्क्स देने हैं, तो आई वॉज लाइक 9। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत अपसेट हूँ, मैंने उस इवेंट को 9 मार्क्स दे दिए। राइट, क्या है, रात को जब मैं बैठी हुई हूँ एंड आई एम रिफ्लेक्टिंग अपॉन दैट इवेंट, जो भी बात हुई, अच्छा जी मेरे साथ तो हमेशा यही करते हैं, मतलब मैं तो उनको कुछ अच्छा भी बोलना चाहूँ तो मुझे गलत ही समझा जाता है, ये है, मतलब आई एम बिल्डिंग अपॉन दैट इवेंट। इवेंट वो हो चुका है, मतलब वो मोमेंट अब दोबारा तो नहीं आएगा ना, कि मतलब अगर मैं कुछ कहने से चूक भी गई, मतलब ये भी होता है ना कई बार, काश मैं उसको यही कह देता, उसका मुंह बंद हो जाता। मतलब दीज आर ऑल्सो द थॉट्स विच कम इनटू आवर माइंड। वो होता है ना कि मैं उसको इस तरीके से चुप करा सकता था या बोल सकता था, या उसने मेरी इंसल्ट करी तो मैं ये बोल देता तो उसकी तो बिल्कुल ही कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, व्हाटएवर। तो दीज आर ऑल कंपल्सिव थॉट्स, क्योंकि वो मोमेंट निकल चुका है। अब ये जो कंपल्सिव थॉट्स हम बढ़ा रहे हैं ना माइंड में, सोच सोच के उस इवेंट के बारे में, तो इसको जितना हम सोच रहे हैं उतना हम 10 के स्केल पे रैंक करेंगे। तो उसको मैंने 10 आउट ऑफ 10 दे दिया। ये बुरा लगा है मुझे, मैं उसके बारे में सोचे जा रही हूँ। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 9 into 10, कितना स्कोर हुआ? 45। 90। 9 into 10
जो बैड इवेंट हुआ था उसको हमने 9 रेट किया, और मैंने जो थॉट्स जनरेट किए उसके ऊपर, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, मैं इतना बुरा फील कर रही थी, तो मैंने उसको 10 on 10 दे दिया। ठीक है, तो मेरा क्या स्कोर आया? 90। तो अब जो 90 है वो कोप करना आसान है या 9? 9 अगर हम इसको ऑब्स्टिकल्स की तरह देखें, तो अगर आपको एक हर्डल रेस में 9 ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वो ज्यादा इजी रेस है या 90 ऑब्स्टिकल्स को? ऑब्वियसली 9। ऑब्वियसली 9। तो ये हम अपने साथ करते हैं। दैट्स जस्ट हाउ वी इंक्रीज आवर अनहैप्पीनेस। इवेंट हो गया है, वो मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। इमोशंस आर गुड, बुरा लगा, सबको लगता है, सबके पास है इमोशंस, बट अगर हम उसी पे लिमिट रखेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान है। बट अगर हम वो रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वी आर थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, तो वो हमारे लिए कोप करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मेरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद देन बैक टू संदीप टू डिसाइड कि उनके पास क्वेश्चन है और बातें करना चाहते हैं या नहीं। है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस? तो मान लीजिए मैं करना ही चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चों को उस पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या अपने भाई कजिन्स के साथ कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। व्हाट आर द टॉप 2-3 और टॉप या no, not tips, mistakes people make? If we are making judgments, we are not practicing mindfulness. Okay. और judgments हमारे behavior में कूट के भरी हुई है, right? So हमारे लिए बहुत easy है कि हम situation को judge कर लेते हैं। Simple example, कोई लेट आ रहा है तो पहला ये होगा कि वो जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए लेट आ रहा है, या वो क्लमजी है, हम लेबल लगा देते हैं, वो उठा ही नहीं होगा टाइम से, मैंने उम्मीद ही क्यों करी, राइट? सो इफ वी आर जजिंग एनीबॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पहले अपने आप को चेक करना है, जो भी थॉट आ रहा है अपने आप को, इज दैट अ जजमेंट और इट इज 100% ट्रूथ? जब हमने ये क्वेश्चन रिजॉल्व कर लिया, देन वी आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना है, डू आई नो द 100% ऑफ इट? जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के बारे में आके बॉस को बोला, तो बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि दूसरे एम्प्लॉय को भी बुला के एक बार व्यू लेना चाहिए, ना कि अपना डिसीजन या अपना जो भी अपने प्लान ऑफ एक्शन बनाना है वो सिर्फ एम्प्लॉय के रिकमेंडेशंस पे या रेफरेंस पे आप बनाते चले जाएंगे, and it cannot succeed ना। So we have to know both the perspectives. That's true. So if we know both the perspectives, then we are practicing mindfulness. If we are not looking for other perspectives, then we are not following mindfulness. Superb. ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में चीजें थी या सवाल थे वो सारे ऑलरेडी हमने पूछ लिए हैं। हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय और वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी चीजें समझी, जानी, और बहुत ही हमारा जो माइंडसेट था इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जो हमें जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो काफी हद तक हमें मिली है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ ना आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि आपके ऑडियंस के लिए भी बेनिफिशियल होगा। Exactly. बिल्कुल। And those who want to, क्यूरियोसिटी से चीजें समझी हैं, उनको भी बहुत मजा आएगा इन सब चीजों को सुनने में और समझने में, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और इतना वैल्यूएबल टॉपिक है। जो भी ऑडियंस ऐसे पॉजिटिव रिमाइंडर्स चाहते हैं, माइंडफुलनेस रिमाइंडर्स चाहते हैं, तो दे कैन फॉलो माय पेज होराइजन स्ट्रेचिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑन फेसबुक। मैं ऐसे पॉजिटिव रिमाइंडर्स वीकली देती रहती हूँ, तो those who are really interested, those who want to know or interact or post any question, they can do it there.
Yes. Also, they can find your case link through the description as well, so they easily connect with you. Definitely. Dhanyawad. Thank you very much. Great. Bye. Take care. Enjoy.